नमस्कार। भारत की नदियों की कहानी सिर्फ पानी के बहने की कहानी नहीं है। ये तो इस पूरे उपमहाद्वीप के जीवन रेखाएं हैं। इनकी कहानी पहाड़ों की चोटियों से शुरू होती है, मैदानों से गुजरती है और आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती है। ये एक ऐसी महागाथा है जिसने हमारे भूगोल, इतिहास और संस्कृति सबको एक शक्ल दी है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर एक नदी अपना रास्ता चुनती कैसे है? उसे कौन बताता है कि कहाँ मुड़ना है और किधर बहना है? क्या ये सब बस ऐसे ही हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे तो पूरा का पूरा विज्ञान है, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट। सोचिए, किसी भी नदी का रास्ता चार बड़ी चीजें तय करती हैं। सबसे पहले तो जमीन का ढलान, जो उसे ग्रेविटी की मदद से आगे बढ़ाता है। फिर आता है भूविज्ञान, मतलब जमीन के नीचे चट्टानें कैसी हैं, नर्म है या सख्त। तीसरी चीज है पानी की मात्रा, मतलब नदी में पानी कितना है, क्योंकि यही उसकी ताकत तय करता है। और आखिर में समय, लाखों साल के बदलाव जिन्होंने इन रास्तों को तराशा है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से, हिमालय से। ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ना, वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं, युवा, ताकतवर और ऊर्जा से भरी हुई। जरा यहाँ गंगा नदी बेसिन को देखिए। गंगा का जन्म गंगोत्री और सतोपंथ जैसे बड़े बड़े ग्लेशियरों से होता है। पर ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। यमुना और घाघरा जैसी बड़ी बड़ी सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं और इसे करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार बना देती हैं। और अब जरा ब्रह्मपुत्र की कहानी सुनिए। इसकी यात्रा तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां लोग इसे सांगपो कहते हैं। फिर ये हिमालय में एक जबरदस्त मोड़ लेकर भारत में घुसती है, जहां इसका नाम दिहांग हो जाता है और आखिरकार असम के मैदानों में आकर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये जो बात है ना, ये भारत की दो अलग अलग नदी प्रणालियों के फर्क को इतने सही तरीके से बताती है। तो चलिए अब उत्तर के इन युवा दिग्गजों से हटकर दक्षिण की प्राचीन नदियों की ओर बढ़ते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, हिमालयी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है, वो 12 मासी हैं। और क्योंकि वो युवा हैं, वो तेजी से बहती हैं और पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीतीय नदियां पुरानी हैं और पानी के लिए पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए वो मौसमी होती हैं। वो शांत और चौड़ी घाटियों में आराम से बहती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दक्षिण की तरफ, उस पुराने पठार पर जहां एक बिल्कुल अलग तरह की नदी प्रणाली हमारा इंतजार कर रही है। और यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है गोदावरी से। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे इतने सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये दक्कन के पठार को पार करती हुई पूरब की ओर बहती है। रास्ते में प्राणहिता और इंद्रावती जैसी जरूरी नदियां इसमें मिलती हैं और आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या दक्षिण की सारी नदियां पूरब की तरफ ही बहती हैं? नहीं, नर्मदा एक बहुत बड़ा अपवाद है। ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी जमीन में एक बहुत लंबी दरार। और ये पूरब नहीं बल्कि पश्चिम की ओर तेजी से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। तो हिमालय से लेकर दक्कन तक नदियों का इतना बड़ा नेटवर्क, ये तो खुशहाली की बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नदियों के इस देश में आज पानी का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पर सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस कैसे का एक बहुत बड़ा जवाब इस नंबर में छिपा है, 80%। सोचिए, भारत की कुल बारिश का 80% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों यानी मॉनसून में बरस जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साल के बाकी 8 महीने पानी की कमी रहती है और उन 4 महीनों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। ये पानी के बंटवारे की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल उठता है कि ये संकट आया कहाँ से? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो बारिश का ये असमान बंटवारा, दूसरा हम जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल बहुत तेजी से निकाल रहे हैं।
इसका करीब 80% तो सिर्फ खेती में चला जाता है। ऊपर से हमारी फैक्ट्रियां और खेत नदियों को लगातार गंदा कर रहे हैं, और हमारे बढ़ते शहरों की प्यास तो है ही, जो हर दिन बढ़ती जा रही है। अब इस इतने बड़े संकट से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और उतनी ही विवादास्पद योजना सामने रखी गई है, और वो है भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना। इस योजना का आइडिया बहुत सीधा है कि नहरों और रेजर्वॉयर्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जाए, ताकि जिन नदियों में पानी ज्यादा है वहां से पानी को उन इलाकों में पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी है। ये कुछ ऐसा है जैसे भारत के पानी के नक्शे को ही बदल देना। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं, बाढ़ और सूखे से राहत, खेती के लिए ज्यादा पानी और बिजली का उत्पादन। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान भी उतने ही डरावने हैं। पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लाखों लोगों को अपने घरों से हटना पड़ सकता है, और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इंसानी इंजीनियरिंग प्रकृति के इस संकट को सच में सुलझा सकती है, या फिर नदियों के कुदरती बहाव को बदलने की ये कोशिश कहीं हमें और भी बड़ी मुश्किल में ना डाल दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।